नमस्कार। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है शैक्षिक टेलीविज़न लेखन। जैसा कि आप जानते हैं, दूरसंचार साधनों का प्रमुख उद्देश्य, 3 उनके उद्देश्य होते हैं: सूचना, शिक्षा या मनोरंजन। ये तीनों अलग अलग अनुपात में एक चैनल में विद्यमान हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर वो चैनल सिर्फ उसी एस्पेक्ट को देखता हो। यानी कि जैसा कि आप देखते हैं आजकल सिर्फ न्यूज़ की चैनल्स हैं, यानी उनका काम है सूचना पहुंचाना। आजकल बहुत से शैक्षिक चैनल्स हैं जिनका काम है सिर्फ शिक्षा से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम देना, और मनोरंजन के तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको आप आए दिन देखते और सुनते रहते हैं। तो बेसिकली जैसा हमने कहा कि दूरसंचार साधनों का ये जो 3 उद्देश्य हैं, इनमें शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य है। और अगर हम बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा को देना बहुत ही सुगम और आसान है, और इसका एक लंबा इतिहास हमारे देश में मौजूद है। लेकिन इससे पहले आप पूछेंगे कि शैक्षिक कार्यक्रम से क्या अभिप्राय है, क्या होते हैं शैक्षिक कार्यक्रम। देखिए, अगर कोई कार्यक्रम, देखिए वैसे तो हर कार्यक्रम कुछ न कुछ शिक्षा लिए हुए होता है। मसलन आप एक ड्रामा देखते हैं और उस ड्रामा के अंदर से अगर आपको कोई सीख मिलती है, कोई चीज़ आप उसमें से उठाते हैं जो आपके जीवन मूल्यों को संवर्धित करती है, तो आपने उसमें से कुछ न कुछ ग्रहण किया है। और हर एक कार्यक्रम आपको कुछ देने के लिए, कुछ आपको प्रदान करने के लिए बना होता है। लेकिन शैक्षिक कार्यक्रम सिर्फ शैक्षिक विषयों के ऊपर एक प्रमुख उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। इसमें आप 2 प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल कर सकते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें संवर्धन या एनरिचमेंट कार्यक्रम कहा जाता है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, जो किसी भी जनरल विषय के ऊपर जनरल ऑडियंस के लिए बने होते हैं। आप कई प्रोग्राम इस तरह के देखते हैं जहाँ से हर एक को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप ध्यान करें कि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री चैनल या और इस प्रकार के कई चैनल हैं जिनके ऊपर आने वाले कार्यक्रम आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरे कार्यक्रम वो हैं जो पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए वो कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो किसी सिलेबस के ऊपर या करिकुलम बेस्ड या सिलेबस बेस्ड प्रोग्राम जिन्हें कहा जाता है। और कुछ शैक्षिक संस्थान हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने में कार्यरत हैं और सालों से इस प्रकार का काम करते चले आ रहे हैं। उनके कुछ प्रमुख नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी। ये कुछ ऐसे, इनके अलावा भी बहुत से संस्थान हैं जो कि शिक्षा के कार्यक्रमों को बनाते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने अपने सेंटर्स हैं, और उनका ये काम है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करना, और वो हमारी अपने विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। अब आप पूछेंगे कि शैक्षिक टेलीविज़न के लाभ क्या हैं। देखिए, अगर हम बात करें शैक्षिक टेलीविज़न की, ये क्यों एक अनूठा शिक्षा का माध्यम है, क्यों इसका हम प्रयोग करते हैं और आजकल धीरे धीरे इसका उपयोग अधिक से अधिक होता जा रहा है, इसके कुछ विशेष कारण हैं। अगर हम बहुत साधारण कारणों की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अगम्य या दुर्गम स्थान हैं, वो हम टेलीविज़न की मदद से आप इन तक पहुंच सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। मसलन समुद्र की तलहटी में किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार के पौधे हैं, किस प्रकार के जल जीव हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी हो तो आपका स्वयं वहाँ जाना या ऐसी चीज़ों का क्लासरूम में आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी टेलीविज़न प्रोग्राम के जरिए आपको आसानी से इन चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है।
किन्हीं दुर्गम स्थलों की यात्रा आपको करवाई जा सकती है, बताया जा सकता है इनके बारे में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मसलन कोल माइंस। अब कोयले की खदान अंदर से कैसी लगती है, उसमें कैसे काम होता है, क्या किया जाता है, इसके बारे में एक टेलीविज़न कार्यक्रम आपको बहुत आसानी से और सुगमता से उसकी जानकारी दे सकता है। अगर तकनीकी विधियों का और उपकरणों का प्रदर्शन आपको करना हो, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन करना हो, किसी एक्सपेरिमेंट को आपको समझाना हो, तो इस प्रकार के टेलीविज़न कार्यक्रम बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। इनकी एक और विशेषता है कि इसमें समय और स्थान को संघनित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप कंडेंस कर सकते हैं टाइम को और एक्सपांड भी कर सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो काफ़ी समय में घटित हुई, उसको आप थोड़े से समय में समेट सकते हैं, या बहुत समय के अंतराल से जो चीज़ पूरी हुई है उसको आप सूक्ष्म तरीके से दिखा सकते हैं, या एक चीज़ जो कोई बहुत जल्दी घटित हो जाती है उसको आप स्लो मोशन में करके धीरे धीरे दिखा सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह की तकनीकी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से आप टेलीविज़न स्क्रीन पर किसी शिक्षार्थी को, किसी विद्यार्थी को बहुत आसानी से कुछ तत्व ऐसे हैं जो आप इनको समझा सकते हैं। सूक्ष्म और विस्तृत का अगर जब विवरण करना होता है, यानी पृथ्वी दूर से कैसी दिखाई देती है, तो सैटेलाइट के चित्रों के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और माइक्रोस्कोप के अंदर एक कोशिका की बनावट क्या होती है, इसके चित्र हमने पुस्तक में देखे हैं, लेकिन जब हम इनके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशंस ऐड करते हैं तो उनकी जो क्षमता है ज्ञान देने की और जो विद्यार्थी की समझ में आने की, वो कई गुना बढ़ जाती है और बहुत आसान हो जाता है किसी भी तत्व को समझना। एक ही स्क्रीन के कई भाग करके उन पर कई चीज़ें एक साथ दिखाई जा सकती है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि कोई घटना किस तरह से घटित होती है, एक के बाद एक उसके क्या स्टेप्स हैं। घटनाओं की सजीव प्रस्तुति की जा सकती है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें किस प्रकार घटित होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न आयाम हैं उनको आप बहुत आसानी से कई तकनीकों के ज़रिए आप टेलीविज़न स्क्रीन पर उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और आजकल धीरे धीरे ये प्रचलन नई नई तकनीकों की वजह से और अधिक सरल हो गया है और अधिक बढ़ गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास कैसे हुआ और हमारे देश में किस तरह से इनकी प्रगति हुई। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो स्कूल टीवी की शुरुआत 1961 में दिल्ली के अंदर हुई थी और सबसे पहले स्कूलों के लिए टेलीविज़न के माध्यम से कुछ लेसन्स बनाकर कुछ स्कूल्स के अंदर उनको दिखाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर एक मेजर स्टेप की हम बात करें तो 1975 के अंदर जो साइट का प्रयोग था, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एक मुख्यालय बनाया गया जो अहमदाबाद में था और उसके साथ ही 6 राज्यों के अंदर कार्यक्रम निर्माण किए गए। इस कार्यक्रम निर्माण को 6 राज्यों में प्रसारित किया गया और उसके बाद उस पर काफ़ी शोध हुआ और उस रिसर्च से जो नतीजे सामने आए वो उन्होंने ये साबित किया कि शैक्षिक टेलीविज़न विद्यार्थी को बहुत सहायता करता है किसी भी विषय को समझने के लिए और उसके अंदर उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए। 1976 में दूरदर्शन का शुभारंभ होता है। उससे पहले वो टेलीविज़न पर कार्यक्रम आते थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही था, ऑल इंडिया रेडियो। 1976 से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग हो गए। लेकिन वास्तव में टेलीविज़न का विस्तार हमने एक और कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि 1982 से होता है, जबकि हमारे देश के अंदर रंगीन टेलीविज़न का प्रचलन शुरू हुआ और टेलीविज़न के विस्तार की बहुत बड़ी संभावनाओं को अंजाम दिया गया। लो पावर ट्रांसमीटर्स के माध्यम से लगभग प्रतिदिन टेलीविज़न सिग्नल को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्होंने शैक्षिक टेलीविज़नों के अंदर बहुत अपना योगदान दिया और उसमें एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 के अंदर। क्योंकि ये दूर शिक्षा पद्धति पर आधारित
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय था, इस वजह से इन्होंने इस दिशा के अंदर बहुत सारे प्रयोग शुरू किए और एक अति आधुनिक स्टूडियो केंद्र की स्थापना की, जिसकी मदद से अनेकों शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण हुआ। इसके अलावा 1991 से सहभागी कार्यक्रमों यानी पार्टिसिपेटरी कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। देखिए, जहां हम बात करते हैं प्रसारण की, तो वहां शिक्षा दोयम दर्जे पे चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा के अंदर हमेशा टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। आप क्लासरूम में देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में संवाद होता है और उससे वो शिक्षा का जो एक से दूसरे तक संचरण होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो, दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन ना हो, तो शिक्षा की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन 1991 से इस दिशा में शुरुआत हुई कि किस तरह से टेलीविज़न को इंटरैक्टिव बनाया जाए, और इंटरैक्टिव टेलीविज़न के ऊपर यूजीसी में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में और एनसीईआरटी में अलग अलग प्रयोग हुए। और इनके बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन चैनल के नाम से 1993 में एक अलग से एक चैनल की स्थापना की गई, जिसके अंदर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रोग्राम्स जो है उनका प्रसारण किया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी की स्थापना की, जो कि टेलीविज़न और रेडियो के वो चैनल्स हैं जो सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम्स को कैटर करते हैं। और इस प्रकार शैक्षिक कार्यक्रमों के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई इन चैनल्स के आने से। उसके बाद 2004 में एक स्पेशल सैटेलाइट इसी काम के लिए आया, उसने भी शैक्षिक कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहित किया। हमने अब तक शैक्षिक कार्यक्रमों के इतिहास का संक्षेप में इतिहास के बारे में आपको बताया, और अब हम चलते हैं, क्योंकि आपका कार्यक्रम है शैक्षिक, आपका जो प्रोग्राम है शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण, यानी कि उनके लिए उनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए। तो जब हम शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण की बात करते हैं, तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रमुख प्रारूप क्या हैं, कि जिनके अंदर आप वो शैक्षिक कार्यक्रम देखते हैं। कार्यक्रम प्रारूप यानी कि प्रोग्राम फॉर्मेट, अगर हम एक करके आपके सामने बताएं, तो अगर जिसे हम हिंदी में वार्ता कहते हैं, या जिसे रेडियो के क्षेत्र में वार्ता कहा जाता है, टॉक कहा जाता है, वो दूरदर्शन में आकर या टेलीविज़न में आकर बन जाता है सोदाहरण व्याख्यान यानी कि इलस्ट्रेटेड लेक्चर। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोलना पूरी तरह से इस माध्यम के साथ जस्टिस नहीं है, यानी चूंकि ये विजुअल माध्यम है, इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ विजुअल इनपुट्स होने चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति व्याख्यान दे रहा है, तो मे बी पावर पॉइंट के माध्यम से या कुछ दूसरे चित्र दिखाकर या दूसरे वीडियो क्लिप्स दिखाकर आप उस व्याख्यान को सचित्र और सोदाहरण बना सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दूसरा प्रारूप जो कि बहुत प्रचलित है और प्रमुख है, भेंटवार्ता। भेंटवार्ता यानी कि इंटरव्यू के ज़रिए हम बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम बनाते हैं। देखिए, किसी अगर शिक्षाविद को आप किसी विषय के ऊपर उनसे भेंटवार्ता करते हैं, तो उस कार्यक्रम में आप उस विषय से जुड़ी सारी चीज़ों का उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं, उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगला प्रारूप है वार्तालाप या संवाद। भेंटवार्ता से ये किस प्रकार भिन्न है? देखिए, भेंटवार्ता के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक प्रश्न करता है यानी कि इंटरव्यूअर है, और दूसरा इंटरव्यूई है। तो जो एक्सपर्ट है उसका काम है इंटरव्यूई, यानी कि वो उस विषय की विशद जानकारी प्रदान करता है, और इंटरव्यूअर का कर्तव्य ये है कि वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उनके मन में उठने वाले प्रश्नों को वहाँ प्रस्तुत करे और अधिक से अधिक विषय से संबंधित जानकारी लेने का प्रयास करे। लेकिन वार्तालाप और संवाद में इक्वल प्लेटफॉर्म से दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे किसी अगर एक विषय पर उस विषय के विशेषज्ञ दो लोग बातचीत करते हैं, तो उसे आप संवाद या वार्तालाप की कैटेगरी में रख सकते हैं। परिचर्चा में दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और एक नियामक होता है, और किसी शैक्षिक विषय के ऊपर वो बातचीत करते हैं और उसके अंदर
एक एक करके उनके मुद्दों की चर्चा करते हैं। अगला प्रारूप है डॉक्यूमेंट्री, वृत्त रूपक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं दोनों तरह की, एनरिचमेंट भी होती हैं और सिलेबस बेस्ड भी होती हैं, जिनसे बहुत सारे जो विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है, उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। प्रश्नोत्तरी क्विज़ एक ऐसा माध्यम है जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है और उसको आजकल आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि शैक्षिक टेलीविज़न लेखन के अंदर वो कौन से मूल तत्व हैं जो किसी दूसरे टेलीविज़न कार्यक्रम के जैसे हैं और कुछ तत्व हैं जो इससे अलग हैं। देखिए, शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर मूलतः दो प्रकार की चीज़ों का मिश्रण है, दो तरह की चीज़ों का योगदान है। एक है जिसे आप बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट का अर्थ यह है कि वो शिक्षा से जुड़ा हुआ वो विषय या वो विषय का वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो थीम जो कि समझाना है आपको, जिसके बारे में बातचीत करनी है। तो उस विषय के विशेषज्ञ ही ये निर्धारित करते हैं कि इसे किस प्रकार शिक्षार्थी तक पहुंचाया जाए, यानी कैसे उसको आप पहुंचाएं। लेकिन दूसरी प्रकार के लोग वो हैं जो कि प्रोडक्शन से जुड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो प्रोग्राम पैकेजिंग वाले लोग हैं। उनका काम ये है कि किस प्रकार इस कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके इस तरह से शिक्षार्थी के सामने पहुंचा जाए, रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको कम से कम इस तरह से प्रस्तुत किया जाए ताकि वो जो विद्यार्थी है वो उत्सुकता के साथ उसको ग्रहण करे और उस प्रोग्राम को देखे और उससे लाभ प्राप्त करे। देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि किसी दवाई की गोली को, जिसको कहते हैं शुगर कोटिंग, ऊपर से आपको मिठास उस पर लगानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कई बार जो शिक्षा से जुड़े हुए गूढ़ तत्व हैं, जो बहुत सीरियस चीज़ें हैं, उनको आपको मनोरंजन की चाशनी में मिलाकर परोसना पड़ता है। वो गोली आपको देनी पड़ती है ताकि उसको आसानी से लोग ले सकें, उसको ग्रहण कर सकें और अंततोगत्वा उस चीज़ का फ़ायदा उनको मिले। अब अगर हम बात करें कि इनके बनाने में किस तरह की भूमिका होती है, तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो कंटेंट एक्सपर्ट हैं वो कंटेंट बताते हैं, उससे जुड़े हुए तत्व बताते हैं, फिर उसकी एक वर्किंग स्क्रिप्ट बनाई जाती है, आलेख जिसको कहते हैं आप, और उस आलेख के अंदर ये जो हमारा कार्यक्रम है आलेख लिखने के बारे में बात कर रहा है। तो आइए कुछ चीज़ों को जानें कि इस आलेख में हमें किस प्रकार रखना चाहिए। हम बात करते हैं कि जनसंचार के माध्यम बोलचाल की भाषा का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है शैक्षिक कार्यक्रमों की तो आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्कूल और कॉलेज के अंदर भी जब आप कोई कोर्स ऑप्ट करते हैं तब आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, यानी कि वो कोर्स आपको किस भाषा के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस भाषा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बना रहे हैं वो उसी भाषा के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर बहुत भाषा का मिलावट अपेक्षित नहीं है, लेकिन कई कई जगह जो इस तरह की तकनीकी शब्दावली है या कुछ इस तरह के शब्द हैं जो इनका कॉमन फॉर्मेट इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, उसको हमेशा कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको देना चाहिए ताकि उससे लोग उस चीज़ को समझ सकें। कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि काफ़ी कठिन और दुरूह होते हैं, लेकिन आपको उनको समझने के लिए उनका इंग्लिश या उनका हिंदी वाइस वर्सा देना पड़ता है। आपको कार्यक्रम इस तरह का बनाना है कि जिसके अंदर इनबिल्ट क्वेश्चंस हों। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि शिक्षा एक दो आयामी चीज़ है। इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन। आपको दोनों तरफ से कम्युनिकेट करना है, यानी कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला
दोनों एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं तब शिक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अगर आप प्रसारण के लिए कोई लेसन बना रहे हैं, प्रसारण के लिए अगर आप कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, तो उसके अंदर अपने आप इनबिल्ट क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके लिहाज से दर्शक या श्रोता के मन में उठ सकते हैं। तो उन उठने वाले प्रश्नों को आप अपनी स्क्रिप्ट में शामिल करें और साथ ही साथ उनका समाधान भी करें, यानी प्रश्न भी आप स्वयं पूछें और उसका उत्तर भी आप स्वयं दें। तब आपको ये लगेगा, सुनने वाले को ये लगेगा कि वो उसकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है और उसको उस विषय से जुड़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के अंदर उद्देश्यों का होना बहुत आवश्यक है और यहाँ पर जो प्रमुख उद्देश्य है वो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टूडेंट को समझाना। उस कार्यक्रम का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कि उस संबंधित विषय को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टूडेंट तक बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से, समझाने वाले तरीके से उस तक पहुंचाना। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव जब आप हमेशा ध्यान में, अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, तो आप अपनी स्क्रिप्ट इस तरह से लिखेंगे कि आप उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का निराकरण अपनी स्क्रिप्ट में करते चलेंगे। और अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि शैक्षिक कार्यक्रम की एक खासियत होती है कि वो प्रोग्राम के अंत में एक छोटा सा समिंग अप करे, यानी कि वो ये बताए संक्षेप के अंदर कि आपने आज के कार्यक्रम में क्या सीखा है। ये संक्षेप कार्यक्रम के अंत में भी हो सकता है और कई बार कई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या डिफ़िकल्ट थीम्स हम जब कार्यक्रम के अंदर उनके बारे में बात करते हैं, तो आप एक ही कार्यक्रम में 2-3 जगह भी आप इस प्रकार का सारांश या समाहार आप बीच बीच में कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पुरानी पढ़ी हुई चीज़ या पुरानी देखी हुई चीज़ उनके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप शैक्षिक टेलीविज़न के लिए आप कुछ भी लिखें, तो आप, अगर आपका सिलेबस बेस्ड प्रोग्राम है, करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम है, तो आप उस विद्यार्थी को, उसके लेवल को हमेशा अपने ध्यान में रखें कि किस प्रकार सुगमता से मैं ये चीज़ उस तक पहुंचा सकता हूं। और अगर आपका प्रोग्राम एनरिचमेंट का जनरल ऑडियंस के लिए है, तब आप उसको और व्यापक बना सकते हैं, लेकिन तब आप उसको बहुत स्पेसिफिक या बहुत गूढ़ नहीं बना सकते, क्योंकि तब वो सीमित लोगों के लिए रह जाएगा। तो आपको ये निर्धारित करना होगा कि किस प्रकार के टॉपिक के लिए प्रोग्राम बनाया जाए और उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आप एक अच्छा शैक्षिक टेलीविज़न का कार्यक्रम बना सकते हैं, क्योंकि शुरू में जैसा हमने आपको बताया, टेलीविज़न शिक्षा के अंदर बहुत ही उपयोगी माध्यम है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को बहुत सुगमता से विद्यार्थी समझ सकता है। तो आशा है इस कार्यक्रम से आपका रुझान शैक्षिक टेलीविज़न लेखन की ओर बढ़ेगा और आपकी कलम से अच्छे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम निकल कर आएंगे। धन्यवाद।